हम वोट डालें उस वोट का कोई मायने नहीं है। पर्दे के पीछे लोग पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और इसी अपेक्षा से दे रहे हैं कि उनके लिए काम, कि किसने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। तो और भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी चंदा नहीं ले सकते। लॉ के हिसाब से ही नहीं मालूम होना था कि किसने चंदा दिया। ये इतना बड़ा बैंक हमारे देश में ये किस तरह की बात कर 2200 लोगों का कि 22,217 बॉन्ड की वो सूचना नहीं दे पाएंगे। एसबीआई क्यों करना चाहते हैं? मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शाहरुख खान की फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। भारत के स्टेट बैंक ने कहा कि इसका कुछ उल्टा किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई हुई हर राशि का पूरा हिसाब देना पड़ेगा और आपको 6 मार्च तक देना पड़ेगा, तो एक दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट की हुजूर, हो नहीं पाएगा, 30 जून तक का वक्त दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में बहुत समझने लायक हैं और इस पर बहस जारी है कि इसका क्या असर होगा भारत की राजनीति पर, क्योंकि ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है और हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा ये इस देश की हर जनसंख्या, हर नागरिक के जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है। तो हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हैं, सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हुई हैं और नागरिकों के जानने के अधिकार के अभियान से जुड़ी हुई हैं और बड़ी मेहनत की है इस फैसले को यहाँ तक पहुँचाने में अंजलि भारद्वाज और इनकी तरह के तमाम लोगों ने, प्रशांत भूषण ने। तो अब क्या होगा? ये मामला कितना बड़ा है? क्या ये वाकई वैसे ही है जैसे अंजलि और अंजलि की तरह के लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बड़ा साधारण सा मामला है और इसको बेवजह तिल का ताड़ बना दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून को लाने के लिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून था, उसके लिए संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है। इसके लिए तमाम एक्ट्स को बदला गया और तब जाकर कहा गया कि जो हिसाब आएगा वो देने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सीक्रेट चंदाखोरी कहता हूँ। अंजलि जी, तो ये जो सीक्रेट चंदाखोरी है, ये इसको आप लोगों ने इतना बड़ा क्यों बना दिया? साधारण मामला था, लोग दे रहे थे, ले रहे थे, इसमें हम कौन और आप कौन? देखिए, बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि अगर हम कहते हैं हम लोकतंत्र हैं और हर 5 साल पर हम जाकर वोट डालते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, और हमारे देश में अगर हम समझे ज़्यादातर जब लोग वोट डालते हैं वो कैंडिडेट के लिए कम डालते हैं, वोट पार्टी के लिए ज़्यादा डालते हैं। और मनी पावर जिसको हम कहते हैं, पैसे का खेल बहुत बड़ा खेल है चुनावों में भी। और इन सारी चीज़ों को अगर हम साथ में देखें तो अगर हमें मालूम नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे चंदा ले रही हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दे रहे हैं, तो हम अपना वोट जो है डाल के तो आ सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्म्ड वोट नहीं होगा, उस चुनाव का भी कोई मायने नहीं रह जाता। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में गैर संविधानिक क्यों बताया इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को, पूरा जो मामला है वो ये है कि सरकार ये कहते हुए कोर्ट को भी सरकार ने कहा, पर ये कहते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाई कि हम पारदर्शिता बढ़ा देंगे चुनावी जो फंड्स हैं उसके अंदर। अब बैकग्राउंड अगर हम समझें, आईटी एक्ट में हमारे लिखा है कि अगर 20,000 रुपये से कम का चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से वो पैसा आया। तो अब होता क्या था कि अगर कोई बड़ी कंपनी जो है 100 करोड़ रुपए दे रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो वाउचर बना देते थे 19,900 रुपए के, बहुत सारे, और कहते थे कि देखिए बहुत लोगों ने हमें छोटा छोटा चंदा दिया है और ये हम बताने की ज़रूरत नहीं है हमें इनकम टैक्स के तहत कि किसने दिया है। तो अब हो क्या रहा है कि कोई भी आप सोचिए कंपनी किसी पार्टी को पैसे क्यों देगी?
वो इसीलिए देगी क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। वो क्विड प्रो को जिसे हम कहते हैं उसकी अपेक्षा में पैसे देगी कि आज मैं इस पार्टी को पैसे दूं और वो पार्टी पावर में आए। वो इन्वेस्टमेंट है, पार्टी पावर में आएगी, सरकार बनाएगी, सरकार फिर मेरे लिए पॉलिसी बनाएगी। किकबैक्स जिसको हम कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट देना होगा तो मैं चंदा दे दूं और कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि पारदर्शिता होनी चाहिए इस पूरे सिस्टम में। अब जब सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाई, कहकर तो ये लाई कि हम इसमें बहुत पारदर्शिता ला देंगे, लेकिन एक तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और जो 4 कानून थे जिनको बदलाव किया गया स्कीम को लाने के लिए, उन्होंने पूरी तरह से पारदर्शिता की धज्जियां उड़ा दी। 4 कानून जिनको चेंज किया गया, एक आरबीआई एक्ट, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक इनकम टैक्स एक्ट और एक कंपनीज एक्ट। और इन सब को चेंज करके जिससे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब कोई खरीद के दे किसी पार्टी को तो किसी को मालूम ना पड़े, किसी नागरिक को मालूम ना पड़े, किसी रेगुलेटर को मालूम ना पड़े, ईसीआई को मालूम ना पड़े, कोर्ट्स को मालूम ना पड़े कि किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया। तो ये गोपनीयता को बिल्कुल चरम सीमा पे ले गया। अभी तक तो ये होता था कि कैश के बारे में हम नहीं जान पाते थे या 20,000 से, अब बैंकिंग चैनल के थ्रू ये सारे बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, वो भी जानकारी हमारे हाथ से एज सिटीजन्स, एज वोटर्स निकाल दी गई। भरोसा क्यों नहीं? वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात भी है, ये लगातार हम सुन रहे हैं। पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, ये एक तरह से बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है। उसके पेपर्स को अगर आप पढ़िए जजमेंट में, उन्होंने लिखा है कि ये जो पूरी स्कीम है ये एक तरह से भ्रष्टाचार को, क्विड प्रो को ही बढ़ाने की स्कीम है, क्योंकि पर्दे के पीछे लोग पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और इसी अपेक्षा से दे रहे हैं कि उनके लिए काम होगा। तो अब आप ये समझिए कि अगर मैंने बहुत बड़ा लोन लिया है कोई बैंक से और मैं उसको लोन माफ़ी कराना चाहती हूँ, तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को दे दूँ और पार्टी से कहूँ कि आप मेरा लोन माफ़ कर दीजिए, और ये बिल्कुल संभव हो सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम सेटअप हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के जानने के अधिकार का हनन है। अगर लोग नहीं जान सकते लोकतंत्र में कि कौन पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम अगर आ जाती है तो हम वोट डालें, उस वोट का कोई मायने नहीं है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक बताते हुए इस पूरी सिस्टम को 3-4 चीज़ों की डायरेक्शन दिया। पहला तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम आप तुरंत बंद करिए, आप आगे से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकता है और ना ही कोई दे सकता है। दूसरी चीज़, उन्होंने एसबीआई को कहा कि आप 2 सूचनाएं ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराइए, जो कि इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डालेगा, जिससे कि आप और हम सभी देख सके उस इंफॉर्मेशन को। वो इंफॉर्मेशन 2 साइलोज में है। एक कि किसने बॉन्ड खरीदा, कितने का खरीदा और किस तारीख को खरीदा। अच्छा। और दूसरा कि जो बॉन्ड जब रिडीम हुआ तो किस पॉलिटिकल पार्टी ने उस बॉन्ड को रिडीम किया, किस तारीख को किया और किस डिनोमिनेशन को किया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सूचना जो है आप एसबीआई 6 मार्च तक ईसीआई को दे दीजिए। 3 हफ्ते दिए। एसबीआई 19 दिन इंतज़ार करने के बाद कोर्ट के पास आके कहते हैं कि हम ये सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि आपने हमसे जो एक्सरसाइज करने के लिए कहा है वो तो इतनी लंबी एक्सरसाइज है कि हम कर नहीं सकते। अब उन्होंने अपने एफिडेविट में बकायदा लिखा कि सारी सूचना हमारे पास मुंबई के एक ही जगह मुंबई के ऑफिस में मौजूद है, सील्ड कवर में है, लेकिन हमें 4 महीने और दीजिए। तो किस चीज़ के लिए 4 महीने और चाहिए? आप सील्ड कवर खोलने के लिए, एसबीआई में आपके दर्शकों को बता दूं, लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया है। 50 करोड़ कस्टमर्स का खाते एसबीआई में है। तो आप सोच सकते हैं कि रोजाना कितनी ट्रांजैक्शंस को डील करता है एसबीआई। 2.5 लाख से ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ हैं
और उन्होंने कहा कि हम 22,217 जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं उसका हिसाब नहीं दे सकते, उसका हिसाब देने के लिए हमें 4 महीने लगेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एसबीआई ने जो कोशिश की वो ये थी कि उन्हें ये जो सूचना है ये इलेक्शन से पहले ना देनी पड़े, और इलेक्शन के बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे चुनाव, एसबीआई को क्या फायदा होगा? देखिए एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, तो नेचुरली ये बहुत सस्पिशन है आज पब्लिक में कि भाई एसबीआई क्यों करना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो देना चाहे तो नहीं दे सकते। तो क्या सरकार ये करने के लिए मजबूर कर रही है एसबीआई को? और आज कोर्ट ने जो एसबीआई ने तर्क दिया उसे भी बिल्कुल खंडित कर दिया, जो कि करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन को मैच करिए, और उन्होंने ये कहा था आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप मुहैया करा दीजिए, सीधे सीधे जो आपके पास है बता दीजिए, वो दे बस। दीजिए। अब इन्होंने कहा कि हम मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज करने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो कोर्ट ने आज कहा कि हमने तो आपको करने के लिए कहा ही नहीं है वो, तो आप क्यों इस तरह से गुमराह कर रहे हैं? और उन्हें कल तक का समय दिया है केवल कि एक और दिन क्या के क्या अंदर। कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर था, जजमेंट थी, उसको पढ़ के सुना दिया कि आप ये कहाँ से निकाल रहे हैं, ये जो आप भ्रम फैला रहे हैं कि हमने आपको ये काम करने के लिए दिया है जिसके लिए आपको 4 महीने लग जाएंगे, हमने तो ये काम ही नहीं दिया। उन्होंने पूरा पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा बैंक हमारे देश में ये किस तरह की बात कर रहा है कि आप ये सूचना नहीं दे सकते हैं लोगों को, और ये कहा कि आपको हम 1 दिन दे रहे हैं, आप कल तक ये सूचना दीजिए, और अगर आपने नहीं दी तो हम इसको विलफुल डिसोबीडियंस मान के आपके खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट कर देंगे। साथ ही जो इनिशियल जजमेंट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल 2019 से अभी तक की सारी सूचना देनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी सूचना 2019 से पहले की भी है वो भी अब दीजिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है, जो कि अपनाना चाहिए था, क्योंकि ये अवहेलना थी पूरी तरह से नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और कोई कारण नहीं था। आज जिस तरीके के तर्क भी बनाए गए उनका कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, ये रकम कितनी है अंजलि जी जो इलेक्शन बॉन्ड की जी है? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रकम है वो 16,500 करोड़ रुपए। तो अगर हम देखें अभी तक 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड हमारे देश में खरीदे गए हैं, उसमें से 94% वैल्यू टर्म्स में जो बॉन्ड हैं वो 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड हैं। अच्छा। तो आप ये सोचिए कि कोई सामान्य इंसान तो जाके नहीं 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड नहीं जिसने खरीदेंगे। भी बॉन्ड खरीदा है वो अनिवार्य तौर पर करोड़पति तो वो है। करोड़पति हैं, वो कंपनियां हैं। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम एफसीआरए की जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो एक्ट है उसमें बदलाव जो लाए गए इस सरकार द्वारा उनको भी देखें, उसमें अब ये हो गया है कि पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी चंदा नहीं ले सकती थी। अब उसको बदल के कह दिया गया है कि अगर उनकी कोई इंडियन सब्सिडरी है तो उसके जरिए आप ले सकते हैं। मतलब चाइना का भी पैसा आ सकता है, तो जानते ही नहीं है कि कौन दे रहा है पैसे, तो बिल्कुल चाइना कोई और कंट्री किसी के भी पैसे आ सकते हैं। तो मतलब लोगों के, आप ये समझिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में कौन हस्तक्षेप कर रही हैं बाहरी ताकतें, ये भी नहीं पता लोगों को। ये 16,000 करोड़ में भाजपा का हिस्सा कितना है? जी भाजपा का लायन शेयर है, ये बिल्कुल वाजिब भी बात है, क्योंकि जब 6,500 करोड़ से शायद बिल्कुल 54% से ज़्यादा शेयर जो है वो बीजेपी का है, रूलिंग पार्टी का है। और इसके पीछे की मैं आपको बता दूं क्यों है। जब बॉन्ड लाए गए तो ये कहा गया कि इसलिए हम अनोनिमाइज कर रहे हैं, गोपनीय रख रहे हैं, क्योंकि जो पैसा देना चाहते हैं चंदा वो कैश में इसलिए देते हैं, वो डरते हैं ऐसी पार्टियों से जिनको वो चंदा नहीं दे रहे कि वो कहीं हमारे अगेंस्ट एक्ट ना करें। अब देखिए सारी एजेंसीज तो रूलिंग पार्टी के पास ही होती हैं जो सरकार बनाती है, तो सबसे ज़्यादा तो चंदा देने वाले वही डरेंगे जो अपोजिशन को देते हैं। लेकिन क्योंकि एसबीआई जो कि गवर्नमेंट बैंक है उसके थ्रू सारा कुछ हो रहा था, तो गवर्नमेंट को तो सारा कुछ मालूम था कि किसने चंदा किसको दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। तो गोपनीयता किसके लिए हुई वो हमारे लिए हुई। अंजलि जी, मतलब वो कि ठीक है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा ये तो अब पता चलेगा, लेकिन जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया है
क्या उसको पता रहता है कि किसने दिया है ये बॉन्ड खरीद के? देखिए, कहा यह गया था कि नहीं पता रहता, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उसको पता रहता है। मैं वही बता रही थी, देने वाले ने तो बताया ही होगा कि हमने इतना कर दिया। देखिए, ये तो बात मोस्टली इंट्यूटिवली हम समझ ही सकते हैं कि अगर कोई पैसे देता है किसी पार्टी को, वो बता सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी को किसने पैसे दिए वो भी जानकारी रूलिंग पार्टी के पास होती है होगी। और होती है, क्योंकि ये एसबीआई बैंक के जरिए से सारा काम हो रहा था। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, तो एसबीआई तो जानते हैं कि किसने चंदा दिया और किसने लिया। तो एसबीआई जानता है तो सरकार जानती है, सरकार जानती है तो रूलिंग पार्टी जानती है। इसीलिए बीजेपी को सबसे ज़्यादा पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इलेक्शंस में वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। तो अभी हम ये समझें कि 2017 से ये चल रहा है, उसके बाद एक जनरल इलेक्शन हो चुका है, कितने स्टेट इलेक्शंस हो चुके हैं जिसमें ये चंदा एक्सेप्ट किया गया है, और अब एक और चुनाव होने जा रहा है जिस साल ये कानून आया उसके अगले साल भाजपा के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था। बिल्कुल, तो ये मतलब जिस तरीके से फंड्स आए हैं भाजपा में वो स्पष्ट है। और आप ये देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि पार्टियों के पास तो 16,000 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, पर आप ये समझिए कि अगर हम बीजेपी की डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट इनकम की देखें पिछले साल की, तो 54% ऑफ द डिक्लेयर्ड इनकम केम फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये कितना सिग्निफिकेंट है ये इसी से हमें समझ में आता है, क्योंकि पार्टियां आज कितने पैसे खर्च करती हैं उन्हें दिखाना भी पड़ता है कि हमारे पास पैसा आ रहा है। मान लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म भी हो गया तो ठीक है, वो पुरानी व्यवस्था पर लौट जाएंगे, 20-20 हज़ार की पर्ची कटा लेंगे। देखिए, पुरानी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसने तो जो थोड़ा बहुत भी पारदर्शिता थी उससे भी खत्म कर दिया, क्योंकि सारे बैंकिंग चैनल से भी जो पैसे आ रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो भी हम नहीं अब जान पा रहे थे। तो ये तो दिस वाज मेकिंग अ बैड सिचुएशन वर्स। तो इसको तो जानने की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जहाँ पे जो प्रिंसिपल्स अपहोल्ड किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, राइट टू नो, कि लोगों का जानने का अधिकार है, ये आगे जाते हुए बहुत जो क्लीन अप है सिस्टम में रिक्वायर्ड। सरकार की क्या क्या दलीलें थी इसके खिलाफ, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने के खिलाफ? देखिए, सरकार तो शुरू से यही दलील दे रहे थे। जो उस समय पर वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने जब लाए बॉन्ड्स की स्कीम को तभी भी यही बोला कि हम चाहते हैं कि काला धन खत्म हो जाए, हम नहीं चाहते कि काला धन हो देश में, और हम चाहते हैं कि पारदर्शिता आए। पारदर्शिता का तो हम सभी समझते हैं, इससे कौन सी पारदर्शिता बढ़ी, इससे तो जो हम जानते थे वो भी नहीं हमारे हाथ रही सूचना। और जहाँ तक ब्लैक मनी का सवाल है, आरबीआई और ईसीआई दोनों ने उस समय पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसको चिट्ठियां लिखी, जो हमने निकाली हैं आरटीआई से। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि देखिए, ये तो घोटाला का बॉन्ड है, इससे तो ब्लैक मनी, ये आरबीआई ने लिखा और ईसीआई दोनों ने लिखा कि उस समय पर उर्जित पटेल थे गवर्नर, उन्होंने चिट्ठी लिखी, ईसीआई ने चिट्ठी लिखी कि ये बॉन्ड ना लाइए, इससे तो पूरा सिस्टम खुल जाएगा शेल कंपनीज का, इससे पूरा सिस्टम खुल जाएगा काले धन को सफेद बनाने का, मनी लॉन्ड्रिंग करने का। सुनी और आरबीआई की सुनी, बिल्कुल ना सुनते हुए ये बॉन्ड लाए गए, और ये बॉन्ड बाकायदा इनका इस्तेमाल होता आ रहा है 2018 से, जब से ये स्कीम आई है। तो ये जो आप इसमें यही समझने की बात है कि मैं जाके केवाईसी दे के मैं बॉन्ड खरीद लूँ और मैं किसी को भी कैश लेके वो बॉन्ड बेच सकती हूँ, तो उनका काला धन सफ़ेद हो जाता है और वो जाके उसको बॉन्ड को दे सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। तो ब्लैक मनी तो बढ़ रहा है सिस्टम में, और एग्जैक्टली वही बात लिखित में दी गई सरकार को, पर सरकार मानी नहीं। तो सरकार की दलील आज भी वही है कि हम तो काला धन बंद करना चाहते हैं, पर कैसे बंद हो रहा है काला धन, जब आरबीआई और ईसीआई ही कह रहे हैं कि इससे तो काला धन बढ़ जाएगा, तो कहने से तो केवल नहीं होगा। अच्छा, सरकार केवल ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब नहीं देना चाहती है, आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, सरकार तो पीएम केयर का भी हिसाब नहीं देना चाहती है, कहाँ से पैसा आता है आप आरटीआई के दायरे में ला ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो सूचना का अधिकार जो है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है भारत में?
देखिए सूचना का और अधिकार, खासकर केंद्रीय सूचना आयोग का। जी देखिए सूचना के अधिकार की स्थिति मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में 2 बार इस कानून को कमज़ोर करने के लिए संशोधन लाए गए हैं। पहली बात तो अगर हम समझे सूचना के अधिकार कानून में, मुझे अगर सूचना ना मिले, आपको ना मिले, तो हम इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका काम है कि चाहे सरकार चाहे ना चाहे हमें सूचना दिलाई जाए, उसको इंडिपेंडेंटली काम करना है। लेकिन सरकार ने कहा कि हम कानून बदल देंगे और बदलाव आए कानून में ये कहते हुए कि हम कार्यकाल और सैलरी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की है अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो अब आप ये सोचिए कि जो कमिश्नर वहाँ बैठे हैं उनके सर पे एक तरह से तलवार लटका दी गई है कि अगर आप सूचना ऐसी दे देंगे जो सरकार नहीं पसंद करती, केंद्रीय सरकार, तो उनकी जो पेंशन्स हैं उनके खिलाफ काम हो सकता है। तो उनका पूरा इंडिपेंडेंस को तोड़ दिया गया उस संशोधन के थ्रू। फिर अभी जो डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है उसमें अब ये कह दिया गया है कि आरटीआई अमेंड होगा। और आरटीआई अमेंडमेंट क्या है कि कोई भी निजी सूचना हम नहीं ले सकते सूचना के अधिकार के तहत। निजी मतलब? अब निजी का मतलब नाम भी निजी है। तो मैं कल जाके पूछना चाहूँ कि किसका लोन माफ़ी हुई, आप नाम बताइए कि कितनी लोन माफ़ी किसकी हुई, तो वो कहेंगे ये तो निजी है, उनकी प्राइवेसी हर्ट हो जाएगी, इसलिए हम आपको पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन में नहीं देंगे। ये कैसी पब्लिक इंटरेस्ट है बहुत सारी सूचनाओं में। आप ये देखिए कि अगर हम जाके वोट करते हैं, वोटर लिस्ट जो है बहुत ज़रूरी है इलेक्टोरल फ्रॉड को रोकने के लिए। अब उसके अंदर नाम है, पता है, फोटोग्राफ तक है इलेक्टोरल लिस्ट में, ये तो सब निजी सूचना है। कल को सरकार कहेगी ये सूचना हम देंगे नहीं, फिर वो किनका नाम ऐड हो रहा है, किनका डिलीट हो रहा है इलेक्टोरल रोल से कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं आरटीआई के साथ में। और जो कमिशंस हैं उनमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो 11 कमिश्नर्स, एक चीफ और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होने चाहिए हैं केंद्रीय सूचना आयोग में। आज केवल 3 कमिश्नर्स हैं। तो आप देखिए कि हजारों केसेस लंबित पड़े हैं, 25,000 से ज़्यादा केस। लेकिन इसका तो टाइम फ्रेम तय किया गया था ना कि इतने समय में। सेकंड अपील का टाइम फ्रेम नहीं हो सकता है, जैसे कोर्ट्स को नहीं दे सकते, इधर नहीं दिया गया है। तो वो तो तभी होंगी हियरिंग्स, तो तब होंगी जब कमिश्नर्स होंगे। तो सरकार ये बात समझ गई है और सरकार किसी की नियुक्ति ही नहीं करती है। जब तक कोर्ट तक जाया ना जाए, सुप्रीम कोर्ट कहे ना कि आप नियुक्ति करिए, तब कहीं पे जाके 1-2 की नियुक्ति होती है। तो अभी हम अगर देखें केंद्रीय सूचना आयोग में केवल 3 सूचना आयुक्त हैं, एक मुख्य और 2 सूचना आयुक्त, 11 में से। और 25,000 से ज़्यादा मामले लंबित पड़े हैं, हियरिंग आने में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब सूचना के अधिकार कानून का क्या मतलब रह जाता है फिर अगर तो केंद्रीय सूचना आयोग में लोग नहीं हैं, चुनाव आयोग में लोग नहीं हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, सूचना दे नहीं रही सरकार। मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, बात जब ये बार बार आती है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, अगर सरकार कहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है तो उससे ये तो नहीं हो जाता कि भ्रष्टाचार नहीं है। वो तो लोग देखेंगे, जांच करेंगे, एजेंसियां होंगी जो कि जांच कर सकती हैं, वो जब कहेंगी तभी बात होगी ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से चंदा ले रहे हैं तो वो हो ही भ्रष्टाचार के लिए रहा है, क्विड प्रो को। और होता ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने टर्म यूज किया है क्लाइंटलिज्म। तो कोर्ट ने कहा है कि ये तो क्लाइंट हैं आपके, फिर क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं और अपने लिए कुछ फ़ायदा ले रही हैं। तो भ्रष्टाचार और क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन इज एग्जैक्टली दिस, दैट कोई चंदा दे के अपना काम, अपने लिए कानून, अपने लिए पॉलिसी बनवा लेते हैं चंदा दे के। अब हम देखते हैं कि किसान आके कहते हैं ये तो किसान विरोधी कानून आया है, कुछ चंद लोगों के लिए बना दिए गए हैं। तो क्या वो लोग चंदा दे रहे हैं इसलिए बनाए गए हैं? ये सब सवाल हैं। और अब जब ये सूचना निकलेगी कल, तो इसमें सारी कंपनियों के नाम होंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं, रूलिंग पार्टी को दिए हैं और जगह पे पैसे दिए हैं। उसी सवाल पर आ रहा था कि 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सारी जानकारी आ जाएगी। उसमें किस किस तरह की जानकारी हो सकती है? उससे जनता को क्या जानने को मिलेगा? देखिए, सीधी सी जानकारी है।
जिसने पैसे दिए उसका नाम आ जाएगा हमारे सामने 15 तारीख को। तो आप ये इंडिविजुअल या सोचिए, सोसाइटी या कंपनी या ट्रस्ट सब। जो इंडिविजुअल या जो कंपनी, और मैंने जैसे कहा कि ज़्यादातर 95% के करीब जो बॉन्ड्स हैं वो 1 करोड़ रुपए की डिनोमिनेशन के खरीदे गए हैं। तो बड़ी कंपनियां ही बहुत ज़्यादा होंगी जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे होंगे। तो अब ये कंपनियों के जब नाम आएंगे तो लोग खुद समझ पाएंगे कि भाई ये कंपनी तो ऐसी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, ये तो शेल कंपनी है जिसका नाम हम देख रहे हैं, या फिर ये कंपनी ऐसी है जिसके इतने अरबों रुपए का लोन माफ़ हो गया किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू, तो इन्होंने तो चंदा दिया हुआ है। कहीं पे मालूम पड़ेगा कि ये तो सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की, XYZ विदेशी कंपनी की, ये तो इंडियन सब्सिडरी है, ये हमें सूचना मिलेगी। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इन कंपनी को दिए गए हैं और इन्होंने चंदा दिया है। तो ये जो सारा क्विड प्रो को है ये इस्टेब्लिश होगा। ये सही बात है, और कई लोगों ने इसके ऊपर कुछ मायूसी भी जताई है कि अगर मैचिंग भी हो जाती कि किसने कितना पैसा अच्छा किस पार्टी को दिया तो और भी अच्छा होता। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब 15 तारीख को ये लिस्ट सामने आएगी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं, लोग जो हैं, आम नागरिक जो हैं, वो उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि भाई इनके लिए काम हो रहा था क्या, जिन्होंने चंदा दिया है। तो ये तो कोर्ट ने लिखा है कि गवर्नमेंटल पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं और क्विड प्रो को जो होता है वो तभी जनता समझ पाएगी जब उन्हें मालूम होगा कि पैसे किससे लिए जा रहे थे। अंजलि जी, एक सवाल ये है कि देखिए अब पर्याप्त फजीहत हो चुकी है, सरकार की भी, स्टेट बैंक की भी, इस जो सिस्टम क्रिएट किया गया उसकी भी। क्यों नहीं सारी पार्टियां जो हैं वो पहले ही डिक्लेयर कर देती हैं कि हमको फलां ने इतना दिया था, हमको फलां ने इतना दिया था, और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर दे। वो तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कानून आया था, तो अभी भी वक्त है। देखिए, 2 दिन का अगर इतना बात ट्रांसपेरेंसी की होती तो मैं तो ये मानती हूँ कि ये बॉन्ड आते ही नहीं। और जिस तरीके से ये स्कीम डिज़ाइन की गई थी, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहेंगी कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें चंदा किसने दिया, हमें तो लॉ के हिसाब से ही नहीं मालूम होना था कि किसने चंदा दिया। तो एक्चुअली में दे कैन गेट अवे बाय सेइंग कि वी डोंट नो। अब स्टेट बैंक नोज एवरीथिंग, स्टेट बैंक को तो सब मालूम है। अगर कल तक उन्हें ये सूचना देनी है और फिर वो सूचना जो है 15 तारीख को हम सबको मिलनी है, तो बहुत क्लियर हो ही जाएगा। कोई और अड़चन आ सकती है कि ये सूचना ना आए? देखिए, इस सूचना में कोई अड़चन का सवाल ही नहीं है। वो सब मुंबई ब्रांच में SBI ने अपने एफिडेविट में लिखा है कि सील्ड एनवेलप में पड़ी है। तो उसमें अड़चन क्या है कि सील्ड एनवेलप नहीं खोले जा रहे, मतलब कोई अड़चन आने का सवाल ही नहीं है उसमें। उनको केवल सूचना जो उनके पास मुंबई ब्रांच में है, फिजिकल फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, केवल लोगों को देनी है। हाँ, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है, अगर इच्छा शक्ति नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मुझे ये लगता है कि ये सारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि 2200 लोगों का, कि 22,217 बॉन्ड की वो सूचना नहीं दे पाएंगे। और हम ये बिल्कुल, ये तो दिस इज व्हाट शेक्स फेथ इन इंस्टीट्यूशंस। लोगों का जो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस में, वो इन्हीं चीज़ों से बर्बाद हो जाता है। अंजलि जी, 2024 का चुनाव अब तो मतलब कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती, उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस फैसले का? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये होगा कि अगर 15 तारीख को सूचना वास्तव में बाहर आ जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो लोग एक अपना मन बनाने में और इन्फॉर्म्ड वोटिंग में उनकी मदद होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बात जहाँ तक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी देर से फैसला क्यों सुनाया, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही। कोर्ट के पास 2017-18 से ये सारी याचिकाएं पड़ी हैं। बहुत ज़रूरी था कि समय से कोर्ट इसको गैर संवैधानिक बता देता। 2019 में जब इसके ऊपर थोड़ी सुनवाई हुई, तभी कहा गया कि ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है ये स्कीम, लेकिन कहा गया कि हमारे पास अभी समय नहीं है इसको देखने का। तो आज जब हम जा रहे हैं चुनाव में, जो पैसे आने थे वो तो आ ही चुके हैं।
तो जो कॉफर्स फिल होने थे जिस पार्टी के या जिन पार्टियों के, वो तो हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं विदाउट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये तो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, लेकिन द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय भी, जैसे हम कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब कह दिया कि अब आप नहीं ले सकते कोई चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और सूचना लोगों को दे दीजिए, कम से कम वो एक सूचित रूप से जाके अपनी वोट कास्ट करें, वो ज़रूर होगा। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अपोजिशन की पार्टियों को जो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, अब वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ को जितना चंदा मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा चंदा रूलिंग पार्टी को मिल रहा था। तो अगर, और दूसरी बात जो कि मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, वो मेरे ख्याल से जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये बात समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि आज पैसे का पूरा खेल होता है चुनाव में। मैं तो कहूँगी चुनाव के बाद भी पैसे का खेल होता है, जब हॉर्स ट्रेडिंग जब हम होते हुए देखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि प्लेइंग फील्ड लेवल होनी चाहिए। अब ये सही है कि चेंजेस आने की ज़रूरत थी हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है फंडिंग का, लेकिन ये तो बहुत ही रिग्रेसिव चेंज था, तो इससे तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। और मैं तो यही कह के बात हमेशा कहना चाहती हूँ कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में कहा था कि जो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं वो आनी चाहिए सूचना के अधिकार के दायरे में, तभी हम लोग वास्तव में लोकतंत्र की ओर की बात जो हम चाहते हैं, कल्पना करते हैं, वो हम कर सकेंगे। जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहें कि हाँ हम सूचना देंगे, इतना पब्लिक इंटरेस्ट है इसमें। भाई, आप एक तरफ पैसे लेते हैं, लोगों को आप बताते नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आप रेपिस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर आप उनको कैंडिडेट्स बनाते हैं। क्यों लोगों के पास नई ताकत होनी चाहिए कि वो आपसे सवाल कर सके लोकतंत्र में? तो ये बहुत ज़रूरी है। और 2013 का जो CIC का ऑर्डर है उसकी पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक PIO नियुक्त नहीं किया है। तो ज़रूरी है कि पार्टीज़ नियुक्त करें, और सारी ही पार्टीज़, चाहे वो BJP क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऑपोजिशन पार्टी क्यों ना हो, उन्हें सूचना के अधिकार में लोगों को सूचना देनी उनका कर्तव्य है। एक आखिरी सवाल कि अब ये इन्फॉर्मेशन तो आएगी ही आएगी, इनके मिलान का क्या तरीका होगा? क्योंकि ये एक बड़ा काम रह जाएगा। ये कैसे होगा, कब तक होगा, कौन लोग कर पाएंगे? देखिए, मिलान कुछ तो समझ में आ ही जाएगा इन्फॉर्मेशन को देके, लेकिन अगर पूरी तरह से मैचिंग ना भी हो पाए, जैसे मैंने आपको बताया कि इन इटसेल्फ जो लिस्टें निकल के आएंगी वो इतनी सूचना हमें देंगी कि ये कौन कंपनियां हैं जो कि पैसे दे रही हैं। लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रूलिंग पार्टी को ही गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही गए हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट मैचिंग के बिना भी हमें समझ में आएंगी, जो कि आनी चाहिए लोकतंत्र में। तो बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी, जो लोगों के जानने का अधिकार है उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो कि उनको बहुत पहले जानने को मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक सिस्टम जब लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा हो, एक सिस्टम जब लोगों के जानने के अधिकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, एक सिस्टम जो मामूली लोकतांत्रिक तकाज़ों की अवहेलना करने लगे, तब बहुत सारे लोगों को एक साथ खड़े होकर बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो अंजलि जैसे लोग बोलते रहे हैं, आप भी बोलिए, क्योंकि जानना है सबका हक। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।